हेलो गाइज, ये महेश बर्णवाल हिस्ट्री की पुस्तक है और हिस्ट्री की इस सीरीज में हम आज बात करेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक बात को यहाँ पर देखते हुए। सबसे पहले बात होगी महाजनपद के बारे में। तो बोला जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ओर जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मतलब एक तरफ धार्मिक क्रांति हुई तो एक तरफ लोगों का जीवन में परिवर्तन आया। देखिए, लोहा के आगमन के फलस्वरूप मतलब उसके कारण अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी तथा छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े राज बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुँचते पहुँचते जन का अत्यधिक रूपांतरण मतलब बहुत बड़ा रूप हो चुका था। जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और ये जनपदों में भी बदल चुके थे या जनपदों का भी जन्म हो चुका था। मतलब जनपद में बदल गया था। बोला जा रहा है कि जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वहीं बात करें कि जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है। अंगुत्तर निकाय के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिसमें 2 प्रकार के राज है। एक वहाँ पर जहाँ राजतंत्र था और एक वह जो क्या था ना, गणतंत्र था। तो राजतंत्र, इसमें राजा का मतलब इसमें राज का जो अध्यक्ष होता था वो राजा होता था, और गणतंत्र था ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न चलाकर गण या संघ द्वारा चलाया जाता था। इस प्रकार के राज में बज्जी तथा मल्ल थे। अब उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, बोला जा रहा है कि 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी। तो 16 महाजनपद का उल्लेख है यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है। जो वैशाली थी, ये लिच्छवी वैशाली का जो लिच्छवी गणराज था, यह विश्व का प्रथम गणराज माना जाता है और बज्जी संघ की राजधानी थी क्या, वैशाली। इसका गठन हो रहा है 500 ईसा पूर्व में हुआ है। अब यहाँ पर जो दिया गया है विभिन्न क्षेत्र, उसमें से कुछ पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब बात हो रही है, जैसे देखिएगा यहाँ पर है तक्षशिला, यहाँ पर है मद्र, यहाँ पर है कुरु, यहाँ पर है कुरुक्षेत्र, यहाँ पर है इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर है मथुरा, यहाँ पर है कौशाम्बी, यहाँ पर है श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी है। इस तरह से सभी क्षेत्र को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए अपने प्रमुख बातों पर। बोला जा रहा है कि महाजन है या राजाओं द्वारा शासित था, परंतु कुछ महाजनपदों में महाजनपद है ना, या राजाओं द्वारा शासित था, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी जिन्हें गणसंघ कहा जाता था। इन गणसंघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। ठीक है ना, मतलब जो गणसंघ हुआ करता था ना, उसमें एक से अधिक क्या होते थे ना, शासक होते थे, उनको भी राजा ही कहा जाता था। अब देखिए, अधिकांश राज है ना, यह विंध्य के उत्तर में थे। अब विंध्य पर्वत तो आपको मालूम ही होगा, विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। सबसे शक्तिशाली मगध था। अंग जो जनपद था यह बिहार का आधुनिक मुंगेर तथा भागलपुर जिला। अंग जो जनपद था इसमें बिहार के आधुनिक मुंगेर तथा भागलपुर जिला शामिल था और इसकी राजधानी चंपा थी।
मगध जनपद में बात करें तो आधुनिक के पटना गया जिले हैं और शाहाबाद का कुछ भाग इसमें शामिल था। और मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। चूँकि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी कीकट नामक जाति एवं उसके शासक क्या है ना, प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, प्रमगंध का। तो ऋग्वेद में मगध शब्द तो नहीं मिलता है, लेकिन मगध में रहने वाली कीकट नामक जाति की चर्चा मिलती है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। आगे बोला गया है कि गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत जो प्रमंडल है, वहाँ पर बज्जियों का 8 राज्यों का मतलब बज्जी के 8 जनों का संघ था, जिसमें सबसे प्रबल जो संघ था वह लिच्छवी था। इसकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक के वैशाली जिले के बसाढ़ नामक गांव से किया गया है। इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज था, किंतु बाद में उसने कौशल के शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो काशी को कौन बर्बाद कर दिया? कौशल ने बर्बाद कर दिया। कौशल जनपद के पूर्व उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था, मतलब कौशल जनपद में पूर्व उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा तथा बहराइच जिले की सीमा पर स्थित सहेत महेत नामक स्थान से की जाती है। महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज भी शामिल था। कौशल गणराज है, इसकी जो राजधानी थी यह कपिल वस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी, मतलब देखिएगा कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज भी शामिल था और शाक्य गणराज की राजधानी कपिल वस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पीपरहवा नामक स्थान से की गई है। यह 16 महाजनपद है, इसकी राजधानी है, जिसको आप रट जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि कौशल के समीप में क्या था ना, मल्लियों का राज था। मल्लियों का राज था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी। यहाँ बुद्ध का मृत्यु हुई थी और कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। बुद्ध कालीन प्रमुख गणराज के बारे में बात करें तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों का अस्तित्व के प्रमाण मिलते थे, जो निम्न है। पहला है कपिल वस्तु के शाक्य। तो देखिए यह जो गणराज था यह नेपाल के तराई में स्थित था। इस गणराज की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की गई है। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर एवं बस्ती जिले के पीपरहवा नामक स्थान से करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज में हुआ था, मतलब कपिल वस्तु गणराज में। उसके बाद है सुमसुमार पर्वत के मग। तो सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। वत्सराज उदयन का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका? बोधि निवास करता था। इसके बाद है केशपुत्र। तो केशपुत्र के कलाम। तो यह गणराज कौशल के पश्चिम में स्थित था। यह गणराज सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पलिया नामक स्थल तक विस्तृत था। अलार कमाल नामक आचार्य इसी गणराज के थे। ये अलार कमाल कौन है? यह बुद्ध के गुरु हैं। अब देखिए अलकप के बुल्ली। तो यह गणराज आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा तथा मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वेठ द्वीप अर्थात बेतिया में थी।
इसके बाद है रामग्राम के कोलिये। तो यह शासक नहीं, यह शाक गणराज्य के पूर्व में स्थित था। शाक गणराज्य के पूर्व में स्थित था और इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। इसके बाद है पावा के मल्ल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पढ़रौना नामक स्थल था और पावा के मल्लियों ने एक नया संसद भवन बनवाया जिसे उतभटक कहते थे और बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल्ल गणतंत्र में आनंद एवं अनिरुद्ध नामक दो प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। उसके बाद है कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की गई है। मिथिला का जो विदेह है यह बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। मतलब मिथिला के विदेह के बारे में बात किया जाए तो बिहार के भागलपुर एवं दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था और राजा जनक यहाँ के क्या थे न, शासक थे। राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, नेपाल में है। वैशाली के लिच्छवी के बारे में बात करें तो यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ का राजा चेटक था और महावीर की माता त्रिशला यह चेटक की बहन थी। चेतक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। इसके बाद है पीपली वन के मौर्या। तो बोला जा रहा है कि पीपली वन के क्षेत्र या गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी परिवार से उत्पन्न हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य है इसी परिवार से उत्पन्न हुए थे। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना था। इसके बाद है अवंती राज। तो मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज के दो भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में थी। तो देखिए ये जो अवंती राज है ना, इसके पश्चिम में क्या था, यमुना तट पर वत्स था जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। अब है मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार के बारे में चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत एवं पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदर्थ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध के आरंभिक राजधानी वसुमती या फिर ग्रीवज्र की स्थापना वसु ने किया था। आगे बोला जा रहा है कि बृहदर्थ का जो पुत्र था जरासंध, वह एक प्रतापी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया और अंतोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय एक कमजोर एवं अयोग्य राजा था, अतः उसी के मंत्री जिसका नाम है पुलिक ने इसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया और उसी पुत्र का नाम था बिंबिसार। अब देखिए हार्यक वंश की स्थापना होती है जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। 544 से 412 तक यह वंश चलता है। तो बृहदर्थ के पश्चात मगध में
बृहदर्थ वंश के पश्चात मगध में हार्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था। इसके बाद देखिए ये हो गया मगध। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। पहला यहाँ पर जो वंश चला वह हार्यक, उसके बाद शिशु नाग वंश और उसके बाद नंद वंश चला। तो ये सब को हम पारा पारी देखबे करेंगे आगे, तो यहाँ पर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले बात होगी बिंबिसार के ऊपर, जिसका टाइम रह रहा है 544 से 492 ईसा पूर्व। यदि हम जैन साहित्य में देखें तो इसका नाम क्या मिलता है ना, श्रेणिक मिलता है, श्रेणिक। और बिंबिसार है यह मगध का आरंभिक हार्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। बिंबिसार है यह क्या करता है, अंग पर आक्रमण करता है और उसको अपने शासन के अधीन कर लेता है, और उसका जो पुत्र रहता है अजातशत्रु, उसे मगध को मतलब अंग देश को सौंप देता है। तो वहीं बोला गया है कि बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर अधिकार करके उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी थी जिसका नाम था, क्या नाम था, तो उसका नाम था, बोला जा रहा है कि उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन जिसका नाम महाकौशला था। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता क्या हो गई ना, समाप्त हो गई। इसकी जो दूसरी पत्नी थी वह वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध के वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, मतलब वास्तविक दुश्मनी अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसके राजा चंड प्रघोत महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना ही उचित समझा। जो यह चंड प्रघोत था, इसको जब पीलिया रोग हुआ तो इसने क्या किया, बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपना राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज में मिला लिया था। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिवज्र कहा जाता था। आगे है कि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ राज दिया गया है, जैसे अवंती राज है, इसका राजा प्रघोत थे। वत्स का राजा कौन थे, उदायन थे। कौशल का राजा थे या प्रसेनजीत थे। और मगध के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। अब बात हो रही है अजातशत्रु के बारे में, जिसका टाइम 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व रहता है। तो बोला जा रहा है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए उसे पितृहंता भी कहा जाता है। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासन काल के 8 वर्षों में बुद्ध को, मतलब शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई।
इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की थी और अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था। कौन? अजातशत्रु। आगे बोला जा रहा है क्या कि उसने लिच्छियों में क्या किया ना, फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और अंत में उस पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और उनके स्वतंत्रता को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु का प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजा ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी की थी और इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद राजा बना उदयन, जिसका टाइम रह रही है 460 से 444। अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसका 3 पुत्र, जिसमें पहला है अनिरुद्ध, दूसरा है मुंडक और तीसरा है नागदशक, इन तीनों ने क्रमवार राज किया। पुराणों अथवा कथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया और इसी ने शिशुनाग वंश की नींव डाली। तो अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसका शासन रह रहा है इस वंश का, जिसमें पहला शासक है शिशुनाग वंश। ये 412 से 358 ईस्वी तक क्या कर रहा है ना, शासन कर रहा है ईसा पूर्व तक। इस वंश का जो संस्थापक है यह शिशुनाग था और इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज को जीत कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित किया। इसके बाद राजा बना कल्लाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड रह रहा है ये 394 से 366 ईसा पूर्व तक रह रहा है। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कल्लाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा मारकर कल्लाशोक का हत्या कर दी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदी या नंदी वर्धन था। इसके बाद है कि शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। यह मगध का सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। तो नंद वंश के बारे में बात करते हैं। 344 से 322 ईसा पूर्व तक इनका शासन है। इस वंश का संस्थापक महानंदी था। महानंदी ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। इसी के कारण इसे
नौ नंद कहा जाता है। अब है महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं, मतलब ये 9 राजाओं का नाम जो एकदम बकवास है। अब देखिए महापद्म नंद, तो बोला जा रहा है कि इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है। शेष 8 उसी के पुत्र हैं उग्रसेन को। महापद्म नंद ये 344 से 322 तक शासन करता है। महापद्म ने स्वयं को एकराट कहा था। वह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कालिंग विजय की तथा वहां एक नगर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कालिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कालिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। बोला जा रहा है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि ये महापद्म नंद का मित्र थे और यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांक तक की उपाधि दी गई है, मतलब क्षत्रियों का नाशक की उपाधि दी गई है। घनानंद के बारे में बात करें तो महापद्म नंद के 8 पुत्रों में एक घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। ग्रीक जिसका मतलब यूनानी होता है, तो ग्रीक लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत का क्या थे, न पोषक थे और घनानंद के जैन अमात्य, जिसका नाम क्या है, सकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष वर रुचि तथा कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। तो इनके जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे या थे। आगे बोला जा रहा है कि जो नंद शासक थे वह क्या थे, धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्यों के शासन काल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया। अब देखिए मगध की सफलता का कारण अब बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इस काल में भारत का सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। मौर्य युग में मगध को भौगोलिक स्थिति, मतलब मौर्य युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, मतलब बहुत ही अच्छी जगह पर थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध के आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूरी पर नहीं थी। समृद्ध लौह खनिज भंडार की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करने में सफल हुए। प्रभावकारी हथियार तैयार करने में सफल हुए। आगे बोला जा रहा है कि मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगिरी और दूसरा पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह क्या था ना, दूरभेद था। पाटलिपुत्र है यह गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूरी पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अवैध थी, एक अवैध जल दुर्ग की समान बन गई थी। अब देखिए इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से तथा पुनपुन दक्षिण और पूरब की ओर से घेरे हुए थी। आगे बोला जा रहा है क्या, इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप से एक क्या था ना, जल दुर्ग था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। बोला जा रहा है कि प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र में अपेक्षाकृत यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे, कर के रूप में। आगे बोला जा रहा है कि मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान एवं धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया। सैन्य संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज घोड़े एवं रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथी का बड़े पैमाना पर इस्तेमाल किया। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थी।